दोस्तों, इस फिल्म का नाम सेरेनिटी है, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। इस कहानी में एक रहस्यमय द्वीप होता है, जहां पर टिल नाम का एक आदमी फंसा हुआ है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि वह इस द्वीप पर आया कैसे और कब, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं टिल, जो कि इस कहानी का मुख्य किरदार है। दिल के पास एक बोट है और उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। दिल प्लाईमाउथ नामक एक द्वीप पर रहता है। पैसा कमाने के लिए अक्सर वह टूरिस्ट को मछली पकड़ने के लिए लेकर जाता है। दिल उनके लिए रोड सेट करता है और टूरिस्ट खुद मछली पकड़ते, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है। इसके बदले दिल को कुछ पैसे मिलते थे। आज भी दिल और उसका साथी दो टूरिस्ट के साथ हैं, जिन्होंने मछली पकड़ने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन आज कुछ अलग होता है। जब मछली पास आई तो दिल अपने क्लाइंट को रोड देने से इनकार कर देता है। असल में दिल काफी समय से एक खास मछली को पकड़ने में लगा था और आज शायद वह मछली उसके हाथ आ जाती। रोड ना देने पर वह टूरिस्ट गुस्सा हो जाते हैं, मगर दिल उन्हें चाकू दिखाकर चुप कर देता है। बदकिस्मती से इतनी कोशिशों के बावजूद वह टूना मछली उसके हाथ नहीं आती। अब उन्हें इन टूरिस्ट को पैसे भी वापस देने थे। हालांकि दिल के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इससे ड्यूक बहुत निराश था, क्योंकि उसे अपनी पोती को यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी। दिल उससे वादा करता है कि वह उसे पैसे दे देगा। इसके बाद वह अपनी दोस्त डायना से मिलने गया। डायना उसे कुछ पैसे देती है। जब वह उसके साथ समय बिताता है, दिल उसके बेटे के बारे में पूछता है। उसे भी बोट्स और फिशिंग का बहुत शौक था। दरअसल दिल चाहता था कि ड्यूक को जाने दे, ताकि वह किसी जगह पर काम कर सके। इसके बाद दिल एक बार में जाता है। बारटेंडर से बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को एक दूसरे के बारे में छोटी से छोटी बातें पता थी। अब ऐसा क्यों है, यह हम आगे जानेंगे। बारटेंडर कहता है कि तुमने 4 बार उस मछली को पकड़ने की कोशिशें की है, तुम्हें उसे कोई नाम देना चाहिए। तो दिल कहता है कि उसका नाम जस्टिस है। रात में वह ड्यूक को पैसे देने आया और बताता है कि कल हम दोबारा समुद्र में जाएंगे। ड्यूक पूछता है कि हमारे साथ कितने क्लाइंट जा रहे हैं, तो दिल बताता है कि हम अकेले जाएंगे, क्योंकि वह किसी भी हालात में उस मछली को पकड़ना चाहता था। ड्यूक को उसका फैसला सही नहीं लगता, क्योंकि इसमें उनके पैसे लग रहे थे। रात को दिल अपने घर में आता है तो उसे अपने बेटे की याद आती है, जो तलाक के बाद अब उसकी पत्नी के पास है। उसे भी अपने पिता की तरह फिशिंग का बहुत शौक था। अगले दिन वह ड्यूक के साथ बोट लेकर समुद्र में गया। पूरा दिन इंतजार के बावजूद भी उन्हें कोई मछली नहीं मिल सकी, जिससे दिल बहुत निराश था। वापस आने पर वह ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए बेड लक हो। जब से तुम्हारी पत्नी मरी है, तब से तुम्हारी किस्मत खराब है। यह सुनकर ड्यूक को बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से से अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन दरअसल दिल ने यह जानबूझकर किया था, ताकि ड्यूक कहीं और काम ढूंढ ले। रात में बार में आने के बाद बारटेंडर उसे समझाता है कि वह उस मछली को पकड़ने की जिद छोड़ दे, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता। तभी उससे मिलने वहां कैरन आती है, जो दिल की एक्स वाइफ है। दिल जानता है कि वह यहाँ किसी मकसद से आई है। अपनी बोट पर ले जाने के बाद वह उससे पूछता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उनकी बातों से पता चलता है कि दिल पहले आर्मी में था, इसी कारण उसने वह नौकरी छोड़ दी। कैरन कहती है कि तुम ठीक थे, मैं गलत। दरअसल दिल से तलाक लेने के बाद कैरन ने फ्रैंक से शादी कर ली थी। फ्रैंक एक अमीर आदमी था, मगर अच्छा इंसान नहीं था। वह कैरन को मारता और हमेशा उस पर नजर रखता था। उसका पागलपन और भी बढ़ गया। दिल उससे अपने बेटे पैट्रिक के बारे में पूछता है तो कैरन रोने लगती है। वह कहती है पैट्रिक हमेशा सहमा हुआ अपने कमरे में रहता है, उसे यह सब सुनना ना पड़े, इसीलिए वह पूरा दिन कंप्यूटर में गेम्स खेलता है। उसके टीचर का कहना है कि वह बहुत होशियार है, लेकिन वह बहुत चुप चुप रहता है। दिल कहता है कि तुम उसे तलाक ले लो, तो कैरन कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, वह मुझे मार देगा, इसीलिए वह यहाँ आई थी। दरअसल वह चाहती थी कि वह और दिल मिलकर फ्रैंक को मार दें। वह उसे मछली पकड़ने के बहाने बोट पर लाएगी और इस काम के लिए वह उसे $10 मिलियन देने के लिए भी तैयार थी। लेकिन दिल इस पर मना कर देता है, क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहता था। कैरन के जाने के बाद एक सूट पहने आदमी दिल को ढूंढते हुए आता है।
दरअसल वह कई दिनों से डिल पर नजर रख रहा था, मगर वह डिल से नहीं मिल पाता। अगली सुबह जब डिल समुद्र में नहाने गया तो अपने बेटे की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए उसका चेहरा भी दिखाई दिया। इस बीच हमें फ्रैंक और कैरन के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। हम पैट्रिक को देखते हैं जो अपने कमरे में था, यानी इन बाप बेटे के बीच कुछ तो कनेक्शन है। खैर, उधर कैरन का पति फ्रैंक होटल पहुंच गया था जहां कैरन रुकी थी। उसे देखकर कैरन घबरा जाती है क्योंकि वह 2 दिन बाद आने वाला था। आते ही वह कैरन को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अगले दिन दिल एक लोकल शॉप से फिशिंग का सामान लेने गया। तब वहां काम करने वाली औरत उसे बताती है कि लोग फ्रैंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वह 1 घंटे तक अपनी पत्नी को बेल्ट से मारता रहा और कैरन के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। दिल इस बारे में बात किए बिना वहां से चला गया। बोट के पास आने पर उसने देखा कि फ्रैंक और कैरन उसका इंतजार कर रहे थे। फ्रैंक कहता है, मेरी पत्नी ने बताया कि तुम हमें फिशिंग पर नहीं ले जाओगे। दिल कहता है, मैंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं किसी को अकेले बोट पर नहीं ले जा सकता। फ्रैंक कहता है, इस छोटे से आइलैंड पर कानून पैसों के आगे हार जाता है, तो तुम इस बात की फिक्र मत करो। लेकिन दिल फिर भी इसके लिए नहीं मानता। तब फ्रैंक कहता है, हर आदमी की कोई कीमत होती है। मैं कल यहाँ आऊँगा, तुम मुझे फिशिंग पर ले जाओगे। इसके बाद वह वहां से जाने लगता है। इसी बीच वही अनजान आदमी दिल को ढूंढते हुए उसके पास आता है, लेकिन इस बार भी दिल उसकी बात सुने बिना वहां से निकल जाता है। वह आदमी अपनी घड़ी देखकर कहता है कि मैं 20 सेकंड लेट हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। बाद में दिल एक मछली बेचने जाता है जहां कार्लोज उसे बताता है कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा था, लेकिन दिल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर वह डायना की बिल्ली को देने जाता है जो गुम हो गई थी। डायना कहती है, मैंने सुना है कैरन ने तुमसे मदद मांगी थी, तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे लगता है तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। वहां से निकलने के बाद ड्यूक उससे मिलने आया। वह कहता है, फ्रैंक तुम्हें सिर्फ एक टूर के लिए $10,000 देने के लिए तैयार है। मुझे अपनी पोती की फीस देनी है, तुम्हें उसकी ऑफर मान लेनी चाहिए। दिल कहता है, मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं? तो ड्यूक कहता है, मैं जानता हूं तुम यह सब क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारी रहम की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ड्यूक की मदद करने के लिए दिल मान जाता है। बाद में कैरन फिर से दिल से मिलने आती है। दिल कहता है, मैं उसे सिर्फ फिशिंग के लिए ले जाऊंगा, मैं उसे मारने वाला नहीं हूँ। तो कैरन कहती है, वह मुझे और पैट्रिक को मार देगा। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बात करते हो, वह अपने कंप्यूटर से तुम्हें सुन सकता है, तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हो। दिल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। खैर, बाद में जब वह और ड्यूक समुद्र में होते हैं तो दिल अपने दिल की बात कह देता है कि उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। फिशिंग के दौरान दिल फ्रैंक से पूछता है कि क्या उसके बच्चे हैं, तो फ्रैंक कहता है, मेरा एक सौतेला बेटा है। मैंने उससे दोस्ती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पूरा दिन अपने कंप्यूटर पर लगा रहता है। उसके मैथ टीचर कहते हैं कि वह जीनियस है, लेकिन वह पूरा दिन एक बेकार गेम में लगा रहता है जिसमें एक आदमी पूरा दिन फिशिंग करता है। वह मुझे पसंद नहीं। दिल पूछता है, वह तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? तो फ्रैंक कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक दिन मैं उसे ही मार दूंगा। यह सुनकर दिल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, उनके हुक में एक बहुत बड़ी सारक फंस जाती है। वह लोग उसे पकड़ने में लग गए। खैर, वापस आने के बाद दिल कहता है कि कल हम दोबारा जाएंगे। कैरन को मौका मिल जाता है बात करने का, इसलिए वह दिल को फिर से ऑफर करती है कि वह फ्रैंक को मार दे। कैरन कहती है कि पैट्रिक भी यही चाहता है। यह सुनकर दिल सोच में पड़ जाता है। ड्यूक ने भी उनकी बातें सुन ली थी। वह दिल से पूछता है, क्या तुम उन लोगों को जानते हो? तो दिल कहता है, वह मेरी एक्स वाइफ है। आर्मी में नौकरी के दौरान मैं एक जंग पर गया था। वहां से लौटने के बाद मुझे पता चला कि वह फ्रैंक के पास जा चुकी है। ड्यूक उसे सलाह देता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन उसे किसी को नहीं मारना चाहिए। रात को दिल कैरन से मिला। वह इस बात के लिए राजी हुआ कि वह फ्रैंक को मारेगा, उसे बस पैसे चाहिए। वह यह सब प्यार के लिए नहीं कर रहा। जब दिल घर पर आया तो वही अनजान आदमी उससे मिलने आया था जिसे हमने फिल्म में कई बार देखा। खैर, वही डिवाइस लेकर आया था जिसे दिल उस टूना मछली को पकड़ सकता था, जिसे पकड़ने का सपना दिल बहुत समय से देख रहा था। और यह डिवाइस वह आदमी दिल को मुफ्त में देना चाहता था। उस आदमी के मुंह से निकल जाता है कि यही खेल का नियम है और मैं ही नियम हूँ। यह सुनकर दिल को अजीब लगता है और उस आदमी पर शक भी होता है। इसीलिए वह उसे धमका कर पूछता है
कि बताओ तुम कौन हो। वह आदमी जिसका नाम रीड है बताता है कि असल में यह सब असली नहीं है, यह बस एक खेल है और खेल का नियम है कि यहाँ कोई नहीं मरेगा। तुम एक कैरेक्टर हो और तुम्हें उस टूना मछली को पकड़ना है। दिल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, मगर इस जगह को लेकर वह हमेशा शक में रहता था। उसे याद नहीं था कि वह यहाँ कब आया और कितने समय से है। वैसे यहाँ दर्शक यह जान जाते हैं कि यह खेल शायद उसके बेटे ने ही डिजाइन किया है, मगर क्यों और किस लिए? रीड का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से गेम में गड़बड़ है, यानी जिसने यह गेम बनाया है शायद वह चाहता है कि तुम उस आदमी फ्रैंक को मारो, मगर मेरे नियमों के मुताबिक इस द्वीप पर किसी को मारना मना है। इसलिए मैं तुम्हें नियम बताने आया हूँ और मुझे खुद भी नहीं पता कि जिसने यह गेम बनाया है वह नियम क्यों बदल रहा है। दिल को उसकी बातें बकवास लगती हैं। अगली सुबह दिल ने महसूस किया कि वह अलार्म से पहले नहीं उठ पाता। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद सच में वह किसी गेम में है। हर जगह उसे बस एक ही बात सुनने को मिल रही थी, जाओ और उस मछली को पकड़ो। वह याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वह इस द्वीप पर क्यों आया और कब, मगर उसे अपने दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं मिलती। वह अपनी गाड़ी में बैठकर काफी आगे निकल जाता है और अब उसे महसूस होने लगता है कि यह सब सच नहीं है। वह खुद से बातें कर रहा था, तभी उससे मिलने डायना का बेटा सैमसन आता है। वह कहता है, आपको किसी की जरूरत थी, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? इस पर दिल हंसने लगता है और कहता है, जब मैंने तुम्हें इस गेम से मांगा था तब मुझे तुम नहीं मिले और अब यह गेम मुझे सब कुछ दे रहा है। दिल वहां से चला गया और अपना शक दूर करने के लिए वह स्टोर के मालिक से कुछ सवाल पूछने लगा, मगर वह हमेशा बातों को बदल देता। फिर दिल फोन करके यह पता करने की कोशिश करता है कि रीड असली है या नहीं। उसे जवाब मिला कि रीड असली है। इस सब से तंग आकर दिल अब बार में गया ताकि वह ड्रिंक कर सके, लेकिन बारटेंडर भी उसे वही बात कहता है। वह कहता है कि आज तुम फिशिंग करने नहीं जा रहे हैं, तुम्हें काम पर जाना चाहिए। टूरिस्ट को मत लेकर जाना, वे हमेशा तंग करते हैं। यानी गेम के नियम उसे फ्रैंक को ना मारने के लिए कह रहे थे, लेकिन पैट्रिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब कैरन की आंखें खुली तो उसने फ्रैंक को बाथरूम में घायल पाया। पिछली रात 6 लोगों ने उसे मारा था। दरअसल यह काम ड्यूक का था। उसने ही फ्रैंक को मारने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वह आज बोट पर ना आ सके। ड्यूक दिल से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए जो सही लगा मैंने वही किया। इस बात से दिल बहुत गुस्सा आता है। जख्मी होने के बावजूद कैरन फ्रैंक को मना लेती है कि वह फिशिंग पर जाए। अब हमें दिखाया जाता है कि दिल समुद्र किनारे निराश बैठा था। तभी रीड उसके पास आता है। दिल कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ? रीड कहता है, इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं यह जानता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। हम सब किसी का सपना है और हमारे बारे में सिर्फ वही जानता है जिसने हमें बनाया है, और शायद तुम जानते हो वह कौन है। तो दिल कहता है, हाँ, वह एक छोटा बच्चा हो सकता है जो एक अंधेरे कमरे में बैठकर हमें देख रहा है। उसका सौतेला बाप उसकी माँ को मारता है, शायद इसी वजह से उसने यह गेम बनाया है, इस उम्मीद में शायद वह एक दिन अपने असली पिता को वापस ला सके और अपने सौतेले बाप को सबक सिखा सके। वह चाहता है कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर रीड कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं गेम के नियम तोड़ दूंगा, और हमारा निर्माता यही चाहता है तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। कैरन फ्रैंक को बोट पर ले आती है। इस बार दिल भागकर अपनी बोट की तरफ जाता है। दरअसल पैट्रिक ने एक ऐसा गेम बनाया था जिसमें वह अपने पिता के साथ समय बिता सके, लेकिन जैसे जैसे उसके सौतेले बाप का टॉर्चर बढ़ता है, पैट्रिक के दिल में उसे मारने की आग भी बढ़ती गई। पैट्रिक बस यही चाहता था कि उसे कोई संकेत मिले कि फ्रैंक को मारना गलत है या नहीं। इसलिए उसने गेम में दिल को सोचने की अनुमति दी ताकि दिल अपने दिल की सुने और उसका जो भी फैसला हो पैट्रिक भी वही करेगा। यही वजह थी कि उसे बार बार याद दिला रहा था कि उसे बस मछली को पकड़ना है, लेकिन दिल की सोच बदलने लगी। खैर, दिल बोट के पास पहुंचता है जहां फ्रैंक और कैरन पहले ही मौजूद थे। दिल फ्रैंक को समुद्र में ले जाता है। फ्रैंक की हालत पहले से बहुत खराब थी और कैरन ने उसे नशे में भी रखा था। तभी उन्हें पता चलता है बोट पर सैमसन भी है जो उनके प्लान को
बिगाड़ सकता था, लेकिन अंत में डिल ने एक रोड फ्रैंक के हाथ में थमा दी तो शार्क उसे समुद्र में खींच लेती है और उसका अंत हो जाता है। असल दुनिया में पैट्रिक यानी डिल का बेटा अपने सौतेले पिता फ्रैंक को सच में मार देता है और हम समझ पाते हैं कि डिल की असली लड़ाई तो मौत के साथ ही खत्म हो चुकी थी। गेम में जो है वह बस पैट्रिक के ख्याल हैं। खैर, इस कत्ल के बाद पैट्रिक को मानसिक अस्पताल में रखा जाता है। गेम में हम देखते हैं कैरन डिल को अलविदा कहती है, लेकिन डिल में उसने पैट्रिक को अपनाने की शर्त रखी थी। डिल जानता था वह बस एक गेम है। तब कैरन रोते हुए कहती है, कभी ना कभी तुम मुझसे जरूर मिलोगे। तभी कैरन वहां से गायब हो जाती है तो डिल के पास एक फोन पर कॉल आती है। कॉल की दूसरी तरफ पैट्रिक था। उसकी आवाज सुनकर डिल रोने लगता है। पैट्रिक कहता है, मैंने बहुत कुछ गलत किया है। तो डिल उसे समझाता है, तुमने जो भी किया है अच्छे के लिए किया है। पैट्रिक कहता है, मैं गेम में कुछ बदलाव करूंगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। डिल बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कॉल कटने के बाद डिल देखता है कि वहां सब कुछ बदल रहा है और अगले ही पल हम देखते हैं कि पैट्रिक भी गेम में है। वह डिल से मिलने के लिए बोट की तरफ भाग रहा है। उसे देखकर डिल बहुत खुश होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। गेम में सही, लेकिन पैट्रिक अपने पिता के साथ था। यह फिल्म का अंत है। दोस्तों, इस कहानी में बाप बेटे के बीच के प्यार को दिखाया गया है। एक पिता की कमी उन्हें ज्यादा महसूस होती है जिनके पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे और किसी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।